करेंगे हम गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है? कोई बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है उसका परिमापन करेंगे। तो पहले इसको समझ ले रहे हैं। जैसे देखिए ये वैद्युत क्षेत्र है, ई वेक्टर, ठीक है। और इसमें किसी बंद पृष्ठ को रखते हैं तो उस बंद पृष्ठ के साथ कितनी बलरेखा इसकी गुजर गई, अर्थात उसका कितना फ्लक्स निकल के आएगा, उसका परिमापन करें गॉस की प्रमेय से। और इससे बहुत ही आसान हो जाता है बंद पृष्ठ के लिए। कैसे? देखिए जैसे ये कोई बंद पृष्ठ है, ये घन है। अब घन के 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 और एक इसके पीछे 6। तो हम कैसे निकालेंगे? इसके प्रत्येक पृष्ठ से कितना फ्लक्स जुड़ा हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E और इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसकी दिशा किस तरफ है। तो देखिए इस वाले पृष्ठ के लिए लेंगे तो इसको पृष्ठ 1 मान ले रहे हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसके पीछे एक और है उसको 6 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो A है इसका क्षेत्रफल उसकी दिशा इस तरफ हो जाएगी और वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो इसी तरफ होगी, और इसका A है उसकी दिशा ऐसे हो जाएगी। A वेक्टर लगा दे रहे हैं, इसकी दिशा A वेक्टर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत हो जाएगी, और एक इसकी लंबवत हो जाएगी A वेक्टर, और एक इसकी बाहर की तरफ ये भी A वेक्टर हो जाएगी, और एक इसके पीछे वो भी छठवीं की A वेक्टर हो जाएगी। तो इसको कैसे निकालेंगे? पहले फलक 1 के लिए निकालेंगे। फलक 1 के लिए फ्लक्स, इसको हम φ1 मान लेंगे। तो ये आएगा E वेक्टर डॉट A वेक्टर, ठीक है। φ1 ये EA cos 0 यानी φ1 आ जाएगा तुम्हारा EA, ठीक है। क्योंकि इस वाले फलक के लिए वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा एक ही होगी, अर्थात समांतर होंगे, तो बीच का कोण कितना होगा? 0 होगा। अब हम निकालेंगे फलक 2 के लिए फ्लक्स φ2 बराबर ये E वेक्टर डॉट A वेक्टर, तो φ2 बराबर EA cos 90। 2 के लिए देखिए, 2 के लिए E की दिशा इस तरफ है और A की दिशा इस तरफ है, बीच का कोण कितना है? 90 अंश हो गया। तो φ2 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। ऐसे 3 के लिए निकालेंगे। 3 वाला इस तरफ है तो इसको φ3 मान रहे हैं। φ3 बराबर ये E वेक्टर डॉट A वेक्टर, φ3 बराबर EA cos 180 अंश। क्योंकि देखिए यहाँ पर A की दिशा इस तरफ है और E की दिशा उस तरफ है, दोनों विपरीत है, तो बीच का कोण कितना हो जाएगा? 180। तो φ3 का मान कितना आ जाएगा? φ3 का मान हो जाएगा -EA। ऐसे ही हम निकालेंगे 4 के लिए और 5 के लिए, 6 के लिए। 4 के लिए फ्लक्स φ4 बराबर E वेक्टर डॉट A वेक्टर, φ4 बराबर EA। अब देखिए 4 के लिए E और A के बीच का कोण कितना है? देखिए 4 की जो दिशा है वो इस तरफ हो गई A वेक्टर की, और E वेक्टर की इस तरफ हो जाएगी, तो बीच का कोण कितना हो गया? 90 अंश हो गया, दोनों लंबवत हैं, तो cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे 5 के लिए फ्लक्स φ5 ऐसे E वेक्टर डॉट A वेक्टर,
5 बराबर, देखिए 5 के लिए देखेंगे हम, तो 5 हमारा इस तरफ है, तो कोण देखेंगे ये ऐसे करके इस तरफ हो जाएगा, एक ही दिशा इस तरफ हो जाएगी, बीच का कोण कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। तो ये cos 90, cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, तो 5 कितना आ जाएगा 0। ऐसे 6 के लिए निकालेंगे, 6 के लिए फ्लक्स फाई 6 ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर फाई 6 बराबर, अब देखिए 6 इसके 5 के पीछे उस तरफ इस तरीके से 5 के पीछे है ऐसे जाएगा, तब भी ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कोण कितना होगा 90 अंश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई ए cos 90, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 0 होगा। अब देखिए, अब हमें निकालना है कुल फ्लक्स निकालना है, क्या करना है कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स निकालेंगे तो फाई ई बराबर, और वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, और इसके सभी फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे तो इसके क्या हो जाएगा बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगा, अर्थात फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 फाई 5 प्लस फाई 6, तो फाई ई बराबर, अब देखिए फाई 1 का मान कितना है ई ए, फाई 2 का मान कितना है, इसको जोड़ देंगे, फाई 2 का मान 0, फाई 3 का मान कितना है माइनस के ई ए, फाई 4 का मान कितना है 0, ऐसे ये सब 0 है, 1 2 3 4 5 और फाई 6। अब देखिए फाई ई बराबर कितना आ जाएगा, ये सब 0, ये दोनों का डिजाइन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। अब ये जो बल रेखाएं हैं, ये बल रेखा कहाँ से आ रही है, ये बल रेखाएं कहीं से भी आ सकती हैं, अनंत से मान लेंगे, तो कहाँ से मान लेंगे अनंत से, और इसमें वैद्युत क्षेत्र में एक बंद पृष्ठ रखा है, क्या रखा है वो घन रखा है हमने, क्या रखा है घन, तो उस घन से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो कितना होगा वो 0 होगा, कितना होगा 0। एक और चीज आपको बता दूं, ये तो था कैसे कि जो बल रेखा है वो अनंत से आ रही थी, दूसरी कंडीशन ये कि जो बल रेखा है अर्थात जो उसका तुम्हारा आवेश है वो उस बंद पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है, यानी घन के अंदर रखा हुआ है, तो उसका परिकलन हम कैसे करेंगे, तो पहले इसको नोट कर लें। करा रहा हूं, इसमें क्या है एक बंद पृष्ठ है, मान के चलो यही है घन, इस तरीके से ये हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, और वो बंद पृष्ठ क्या है एक घन है। अब क्या है इस कंडीशन में, पहले क्या था, ये जो घन है ये बंद पृष्ठ है, हमने एक वैद्युत क्षेत्र में रखा था, और वो वैद्युत क्षेत्र में जो आवेश था वो कहाँ माना था हमने अनंत पर माना था, ये बल रेखा कहाँ से आ रही थी अनंत से। अब हमने क्या कर लिया कि हमने एक आवेश मान के चलो प्लस क्यू इस बंद पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इससे कितनी बल रेखाएं इस घन के साथ जुड़ गई, अर्थात कितना फ्लक्स इसके साथ होगा इस घन के साथ। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इस घन के 6 फलक होते हैं, मान के चलो पहला फलक ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये वाला और छठवां इसके पीछे वाला, ठीक है, इसके 6 फलक हो गए। तो हमें क्या करना है, इसके इस घन से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके 6 फलक होते हैं और 6 फलकों के कारण निकालेंगे, पहले फलक के कारण दूसरे फलक से कितना फ्लक्स जुड़ा है, तीसरे से कितना, चौथे से कितना, पांचवें से कितना, छठवां इसके पीछे, छठवां कहाँ बेटा इसके पीछे, उससे फ्लक्स कितना है, तो उसकी गणना करनी है। तो कुल फ्लक्स निकालेंगे कि इस घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, सब फ्लक्सों को, जितने भी इसके फलक हैं उन सभी फलकों से गुजरने वाले फ्लक्स को जोड़ देंगे, तो कुल घन से गुजरने वाला फ्लक्स की गणना निकल के आ जाएगी। अब देखिए हम क्या करेंगे कि हम फलक 1 से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका ई वेक्टर और ए वेक्टर की दिशा किस तरफ है, जब तो निकाल सकते हैं।
अब देखिए ये फलक है, ये इस तरीके से इसके ए वेक्टर की दिशा इस तरफ होगी। कहाँ होगी बेटा? ए वेक्टर की दिशा इस तरफ होगी। और एक चीज और मैं आपको ध्यान दिला दूं कि जब प्लस आवेश होता है तो बल रेखा उससे निकलती है, तो बल रेखा ऐसे निकलेंगी तो आपके ई वेक्टर की दिशा भी इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही फलक 2 के लिए देखेंगे तो फलक 2 इस तरीके से है। तो देखिए इसमें जो ए वेक्टर की दिशा है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, और बल रेखा जैसे चारों तरफ ऐसे निकलेंगी इस तरीके से, बल रेखा इस पृष्ठ से इस तरीके से, ऐसे ही इससे, ऐसे ही हमारे आगे वाले से इस तरीके से, ऐसे इसके पीछे से निकलेंगी छठवें पृष्ठ से, ये 5वें पृष्ठ से। तो देखिए ए वेक्टर की दिशा इस तरफ हो गई तो ई वेक्टर भी किस तरफ हो गया? उस तरफ हो गया। ठीक है, अब 3 के लिए निकालेंगे। 3 का ई वेक्टर इस तरफ है और 3 का ए वेक्टर किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। ई वेक्टर इस तरफ है, ए वेक्टर भी ई वेक्टर की दिशा में हो जाएगा। ठीक है, चौथे के लिए देखेंगे। चौथी जो आपका सतह है, फलक है, वो इस तरीके से है। ठीक है, अब इसमें ई वेक्टर की दिशा इस तरीके से हो जाएगी, ए वेक्टर की दिशा इसके तल के लंबवत होगी, अर्थात ई वेक्टर और ए वेक्टर की दिशा एक हो जाएगी। ठीक है, अब 5वें के लिए निकालें। 5वां पृष्ठ आपका इस तरीके से, 5वां पृष्ठ इस तरीके से, बल रेखा ऐसे निकल रही है, क्षेत्रफल की दिशा ऐसे होगी, दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे, अर्थात ई वेक्टर भी इस तरफ होगा और आपका ए वेक्टर भी इस तरफ होगा। ठीक है, अब छठवें के लिए चलेंगे। छठवां आपका इस तरीके से पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ ई वेक्टर तो बाहर निकल ही रहा है, ए वेक्टर भी आपका उसी तरफ हो गया, तो ई वेक्टर और ए वेक्टर भी एक ही दिशा में हो गए। ठीक है, तो इनके सभी के लिए ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण कितना हो गया? 0 हो गया। कितना हो गया? 0। अब निकालेंगे हम फलक 1 के लिए वैद्युत फ्लक्स। कितना फ्लक्स जुड़ा हुआ है ये हमने φ1 मान लिया। कितना मान लिया? φ1। इसको निकालेंगे तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, φ1 हो जाएगा ई ए cos 0, क्योंकि दोनों के बीच का कोण 0 है, तो φ1 कितना हो जाएगा? ई ए हो जाएगा। ऐसे ही निकालें 2 के लिए। किसके लिए? 2 के लिए। 2 के लिए निकालेंगे तो ये φ2। 2 के लिए क्या है? फ्लक्स है, वैध तो फ्लक्स। अब 2 के लिए वैध फ्लक्स निकालेंगे तो ये आएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बीच का कोण कितना है? 0, तो cos 0 कितना आ जाएगा? ई ए, φ2 का मान आ जाएगा। ऐसे 3 के लिए φ3 बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। φ3 बराबर ई ए cos 0, ई ए हो जाएगा। φ4 बराबर निकालेंगे, यानी 4 के लिए, फलक 4 के लिए फ्लक्स निकालना है हमें, तो φ4 बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो φ4 हो जाएगा ई ए cos 0, तो φ4 आ जाएगा ई ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फलक 5 के लिए फ्लक्स की गणना करनी है। 5 के लिए फ्लक्स, इसको निकालेंगे तो φ5 बराबर ये ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बीच के कोण हमने देख लिए, सबके बीच के कोण कितने आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। ठीक है, तो φ5 बराबर ई हो जाएगा। 6 के लिए निकालेंगे। 6 के लिए तो फ्लक्स निकालना है हमें, φ6 बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हो जाएगा ई ए cos 0, तो φ6 कितना आ जाएगा? ई ए। अब निकालना है इस घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालना है। क्या करना है? कुल फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, φe ये सब जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सब जुड़ जाएंगे। φ1, φ2, φ3, φ4, φ5 और φ6, ये सब फ्लक्स क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो φe इसका मान ई है, प्लस इसका मान भी ई है, प्लस इसका मान भी ई है, सबके मान कितने? ई है। ठीक है,
प्लस ई ए प्लस ई ए, इनको जोड़ेंगे तो 5e बराबर कितना आ जाएगा 6e a, इतना निकल के आ जाएगा। अच्छा, ये बात हमारी समझ में आ गई, इसको समझ लिया। अब गॉस की प्रमेय, जो गॉस वैज्ञानिक है उन्होंने इसको, इसकी जो गणना है, जो बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, इसमें कितना आवेश था प्लस q था। अब देखो इतनी गणना करिए, ये हमारे लिए बहुत टाइम लेती, चलो ये तो हमारे लिए घनता हमने निकाल लिया, कोई दूसरी तरीके का निकाय आ जाए, गोल आ जाए, गोली पृष्ठ आ जाए, या कोई दूसरा बंद पृष्ठ आ जाए और उसके द्वारा परिबद्ध आवेश में पता है कि कितना आवेश उसके अंदर है, तो उसके फ्लक्स की गणना हम कैसे करेंगे। तो सबके लिए तरीका यही होगा, गॉस ने इसको और सरल कर दिया। गॉस ने क्या कर दिया कि कोई भी बंद पृष्ठ है, क्या है, कोई बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ कितना आवेश घेरा हुआ है, बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, तो उस बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो फ्लक्स के बारे में बताया था कि कोई बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ के द्वारा कितना परिबद्ध आवेश है, उसके अंदर कितना आवेश है, उस आवेश का 1/ε0 गुना ही फ्लक्स होगा उससे गुजरने वाला। जैसे ये हमने निकाला, कितनी गणना की और इतना फ्लक्स निकल के आया, ठीक है। हमें इसका क्यू भी पता था कि इसके अंदर कितना आवेश है, तो हमें निकालना है कि इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हुआ। घन क्या, एक बंद पृष्ठ है, क्या है, बंद पृष्ठ। तो गॉस ने बताया था कि इसके अंदर कितना आवेश है, वो आवेश, और उस आवेश का 1/ε0 गुना इसका फ्लक्स होगा। क्या होगा, इसका फ्लक्स होगा। ये किसने बताया था, ये गॉस ने बताया था। किसने, गॉस ने बताया। ये चीज कितना सरल है बताइए। हमें इसके आवेश की बताना चाहिए, बंद पृष्ठ है उसके द्वारा कितना परिबद्ध आवेश है, उस आवेश का बताना चाहिए। उस आवेश में 1/ε0 से गुणा कर दीजिए और उस बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, उस फ्लक्स का मान करके आ जाएगा आराम से, एक दो सेकंड में। हमें इतनी गणना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैंने ये आपको समझाया था कि कोई बंद पृष्ठ होगा, उसके फ्लक्स की गणना हम कैसे करेंगे। फिर गॉस ने इसको और सरल कर दिया। गॉस ने सरल कर दिया कि कोई बंद पृष्ठ है, उससे कितना परिबद्ध आवेश है, उस परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना उसका फ्लक्स होगा। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लें, मैं आपको फिर गॉस की प्रमेय कराता हूँ, उसको सिद्ध भी कराऊंगा। अब देखिए, गॉस की प्रमेय को हम पढ़ेंगे। आपको इतना पता पड़ेगा गॉस की प्रमेय कब लागू होती है। गॉस की प्रमेय लागू होती है बंद पृष्ठों के लिए। किसके लिए, बंद पृष्ठों के लिए। तो देखिए, इसको लिख दे रहा हूं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध का मतलब गिरा हुआ, परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, यानी phi बराबर Q/ε0। ये फ्लक्स की गणना हो जाएगी बंद पृष्ठ से। फिर हमें उसके द्वारा आवेश पता है कि कितना आवेश उसमें घेरा हुआ है। अब बात आती है इसके सिद्धीकरण की। इसको सिद्ध कीजिए। ये पूछ लेता है पेपर में, गॉस की प्रमेय phi बराबर Q/ε0 का सिद्धीकरण कीजिए। इसको सिद्ध कीजिए, या गॉस प्रमेय क्या है और उसको सिद्ध कीजिए। तो देखिए, इसको सिद्ध भी करा रहा हूं मैं। उत्पत्ति, तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे।
अब देखिए इसकी गणना हम कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? बंद पृष्ठ के लिए। जैसे हमारे पास एक सरल तरीके से कोई बंद पृष्ठ ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक गोलीय बंद पृष्ठ लिया इस तरीके से, ये एक गोलीय बंद पृष्ठ है और इसका केंद्र ये O है और केंद्र पर ये आवेश रखा हुआ है +Q, और इस गोलीय पृष्ठ की जो त्रिज्या है इस गोले की वो R है। कितनी है? R। ठीक है। तो अब देखिए जो आवेश है वो इस कहां पर है? इस गोले के केंद्र पर रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है? केंद्र पर। अब हम फ्लक्स की गणना करनी है तो हम क्या करेंगे, हम वही पुराना तरीका लगाएंगे कि हम एक साथ में निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे अल्पांश में बांट लेंगे। इसको इस गोले के पृष्ठ पर हम छोटे छोटे अल्पांश क्या लेंगे, डीए वेक्टर या डीएस वेक्टर लेते हैं। ठीक है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि पहले निकालेंगे हम डीएस के कार्ड, फिर इस डीएस के कार्ड, प्रत्येक डीएस के कार्ड निकाल के और उसका क्या करते हैं, योग कर देंगे। और मैंने आपको बता दिया है कि एक डीएस के कार्ड निकाल लेंगे और फिर क्या कर देंगे फिर हम उसका इंटीग्रल कर देंगे। क्या करते हैं? इंटीग्रल, उसको जोड़ देंगे तो उस पूरे पृष्ठ के कार्ड हमें फ्लक्स की गणना याद हो जाएगी। तो सबसे पहले इसके बारे में देखें। माना एक गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या r है, इसके केंद्र O पर +Q आवेश रखा है। ठीक है। और माना गोले के पृष्ठ पर एक अल्पांश ds वेक्टर लिया। ठीक है। अब यहाँ फ्लक्स की गणना करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर ये गोला है और गोले के क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होती है, उसके पृष्ठ के लंबवत। ये गोला है तो उसकी दिशा कहाँ होगी, पृष्ठ के लंबवत हो जाएगी। और वैद्युत क्षेत्र E की दिशा कहाँ होगी, वैद्युत क्षेत्र E की दिशा प्लस आवेश है तो बाहर की तरफ होगी, तो ये एक ही दिशा में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? E वेक्टर और ds वेक्टर। फिर लिखेंगे E वेक्टर व ds वेक्टर के बीच कोण 0 डिग्री है। ठीक है। अब देखिए आगे, अब क्या करना है, हमें इस फ्लक्स की गणना करनी है। तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए पहले यहां पर E का मान निकाल रहे हैं कि यहां पर E का मान कितना आएगा। तो हम निकालेंगे कि यहां पर हमने कोई बिंदु मान लेंगे, P मान लिया, मान के चलो मानना चाहे तो लिख दे रहे हैं गोले के पृष्ठ P पर। कहां पर? गोले के पृष्ठ P पर अर्थात ds वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ds के लिए निकाल रहे हैं तो अल्प के लिए निकाल रहे हैं, अल्प क्षेत्रफल के लिए। तो फ्लक्स भी कितना आएगा, अल्प क्या आएगा, कितना आएगा, अल्प d phi e बराबर सूत्र क्या होता है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है। d phi e बराबर E a cos 0, क्योंकि दोनों समानांतर है, बीच का कोण 0 है। तो d phi e बराबर E a हो जाएगा। E ds तो ds लिखेंगे ds। ठीक है।
तो डी एस, ठीक है, डी एस लिखा है यहाँ पर। डी ए और डी एस एक ही बात होती है, ठीक है। उसके बाद में अब निकालना है संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा फाई ई बराबर, ये क्या आ जाएगा, ये एक डीएस के लिए इसके कई डीएस हमने दिए हैं, उन सभी डीएसओ को जोड़ देंगे तो पूरे गोलीय पृष्ठ के कारण निकल के आ जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि एक डीएस के कारण निकाल लीजिए, फिर उसका क्या संपूर्ण पृष्ठ के निकालेंगे तो उस डीएस का ही क्या कर देंगे हम, इंटीग्रल कर देंगे, अर्थात उसको जोड़ देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम ये कर देंगे इंटीग्रेशन, ये क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस, ठीक है। अब यहाँ पर एस, अब यहाँ पर एक नई चीज और आई है, इस तरीके से ये क्लोज इंटीग्रेशन होता है। इस क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इस क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब होता है क्लोज यानी बंद, यानी कि बंद पृष्ठ के लिए हमें निकालना है, संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो वहां पर इंटीग्रेशन का ये वाला चिन्ह लेंगे और ये दर्शाता है क्लोज इंटीग्रेशन, यानी कि बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध यानी कुल फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो बंद पृष्ठ, बंद सतह के लिए होगा, ठीक है। तो फाई ई बराबर, इसमें ई का जो मान है वो कैसा है, ई का मान हमारा इसमें अचर रहेगा, इसको बाहर निकाल लेंगे ई और इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन एस और डी एस, ठीक है। अब ई निकालना है हमें, ई यहाँ का ई निकालना है, तो ई निकालना है आर दूरी पर ई का मान कितना होगा ये हमने पढ़ लिया है। तो देखिए पहले इसको लिख दे रहे हैं, चूंकि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रख देंगे फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन एस यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और डी एस। उसके बाद में देखिए फाई ई बराबर यहाँ और लिख दे रहा हूं मैं, चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन एस डी एस इसका मान होगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या हमें पता ही है। तो यहाँ पर रखेंगे फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्लोज इंटीग्रेशन डी एस की जगह पर क्या रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई, फाई ई बराबर कितना बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये गॉस की प्रमेय का सिद्धीकरण हो गया, ठीक है, प्रूफ। ये हमने सिद्ध कर ली गॉस की प्रमेय। पूछने के लिए आती गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए, तो आप सबसे सरल तरीका ये, इस तरीके से आप गॉस की प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से और समझ लीजिए। और इसके बाद में मैं आपको कराऊंगा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा पूछे जाते हैं, वो किस तरीके से होते हैं पहले आप इसको नोट कर लीजिए। पहले इसको अच्छे तरीके से समझ लें और याद कर लें, और किस तरीके से गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग है, गॉस की प्रमेय कहाँ पर लागू होती है। और गॉस की प्रमेय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने बहुत से प्रश्नों के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन किया है, और उसे निकालने के लिए जो हमारा पुराना तरीका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकालने के लिए, वो बहुत ही कठिन है उन प्रश्नों के लिए। किसके लिए? उन प्रश्नों के लिए। और गॉस की प्रमेय, गॉस ने अपनी एक प्रमेय दी थी, उस प्रमेय के अनुसार उन प्रश्नों से बैठने वाले जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हमें निकालनी है, वो इस प्रमेय से और सरल हो जाती है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे गॉस के अनुप्रयोग, ठीक है। इसको याद कर लेना।